नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति ने भारत को महान नेता प्रदान किए हैं, जिनकी तुलना विश्व इतिहास में हुए महानतम नेताओं से की जा सकती है। महाराष्ट्र की राष्ट्रव्यापी राजनीति का सबसे सुनहरा अध्याय छत्रपति शिवाजी की राजनीति से आरंभ होता है, जिन्होंने संसार की सबसे प्रबल मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। छत्रपति शिवाजी की राजनीति क्या केवल मराठियों के लिए थी? निश्चित रूप से नहीं। उनकी राजनीति हिंदू पदपादशाही के लिए थी। आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा संसार के किसी भी कोने में बसने वाली हिंदू जाति की छाती छत्रपति का नाम सुनते ही गर्व से चौड़ी हो जाती है। छत्रपति संभाजी ने हिंदू पदपादशाही के लिए अपने शरीर के टुकड़ों को अपनी ही आंखों से कुत्तों को खिलाए जाते हुए देखा। अंग्रेजों के काल में महाराष्ट्र ने भारत को बाल गंगाधर तिलक जैसा महान नेता दिया, जिसने लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के साथ मिलकर लगभग 3 दशकों तक पूरे भारत की राजनीति को दशा और दिशा प्रदान की। बाल गंगाधर तिलक ने गांव-गांव घूमकर अशिक्षित और निर्धन जनता को हिंदुत्व का संदेश दिया। भारत की राजनीति में आज भी लाल, बाल और पाल की तिकड़ी को बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है। महाराष्ट्र ने भारत को वीर सावरकर जैसा महानतम नेता दिया, जिसने अंग्रेजी सत्ता के लिए सबसे कठिन चुनौती खड़ी की, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता ने वीर सावरकर को अपना गुरु माना तथा आजाद हिंद फौज बनाने के लिए देश छोड़ने से पहले वीर सावरकर से भेंट करके मार्गदर्शन प्राप्त किया। वीर सावरकर का नाम आज भी हिंदू विरोधी राजनीति करने वालों के मुंह का स्वाद कड़वा कर देता है। महाराष्ट्र ने भारत को रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान राजनीतिज्ञ प्रदान की, जिन्होंने मुगलों के पतन के तत्काल पश्चात के भारत में हिंदू तीर्थों के उत्थान का महान कार्य किया। उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया। भले ही अहिल्याबाई होलकर की इंदौर रियासत मध्य प्रदेश में थी, किंतु अहिल्याबाई थी तो मराठा रानी ही। महाराष्ट्र की राजनीति ने देश को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान राजनीतिज्ञ प्रदान की, जिन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठकर अंग्रेजों से सीधा युद्ध किया और पूरे भारत में स्वातंत्र्य ज्योति जलाकर अनंत में विश्राम किया। भले ही लक्ष्मीबाई की झांसी आज के उत्तर प्रदेश में थी, किंतु लक्ष्मीबाई थी तो मराठा रानी ही। महाराष्ट्र ने देश को नाना साहब पेशवा जैसा महान नेता दिया, जिसने 1857 की भारतव्यापी महान सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई और भारत की रियासतों में घूम घूम कर क्रांति की योजना का आधार तैयार किया। अंग्रेजों ने नाना साहब पेशवा को पकड़कर रहस्यमयी तरीकों से मार डाला। भले ही नाना साहब पेशवा बिठूर में रहते थे, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, किंतु नाना साहब भी थे तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ही। तात्या टोपे भी महाराष्ट्रियन राजनीति की देन है, जो अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए महाराष्ट्र से लेकर आज के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक के जंगलों में अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए अंत में अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाकर दर्दनाक मृत्यु के हवाले किए गए। महाराष्ट्र की राजनीति ने ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार जैसा महान नेता दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे महान राष्ट्रवादी हिंदू संगठन की संरचना की। माधव सदाशिव राव गोलवलकर जैसा महान नेता भी महाराष्ट्र की धरती से निकला, जिन्होंने सरदार पटेल के अनुरोध पर कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत में विलय के लिए तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज की राजनीति तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से शुरू होकर उन्हीं के नाम के आसपास घूमती है। बड़ौदा के गायकवाड़ राजा ने उन्हें अपने खर्च पर लंदन में पढ़ाया। भले ही गायकवाड़ की बड़ौदा रियासत गुजरात में थी, किंतु गायकवाड़ था तो मराठी राजा ही। भले ही अंबेडकर के पिता आज के मध्य प्रदेश के महू कस्बे में रहते थे, किंतु थे तो महाराष्ट्रियन हिंदू ही। बाल ठाकरे जैसे महान हिंदू नेता का उदय भी भारत की राजनीति में महाराष्ट्र की धरती से ही हुआ था। भले ही ठाकरे परिवार
मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से आकर महाराष्ट्र में रहता था। इस प्रकार और भी बहुत से महान नेताओं के उदाहरण भारत के इतिहास में भरे पड़े हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति को दशा और दिशा दी। इन सब महान नेताओं के चरित्र में एक महान विशेषता मौजूद है कि उन्होंने स्वयं को केवल महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने स्वयं को भारतीय समझा और भारत माता के लिए काम किया, भारत के लोगों के उत्थान के लिए काम किया, हिंदू जाति के उन्नयन के लिए काम किया। महाराष्ट्र के इन महान नेताओं से उलट महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति मक्कार राजनेताओं के दौर में पहुंच गई है। इन दिनों उद्धव ठाकरे तथा राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में निवास करने वाले हिंदी भाषी लोगों को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उन्हें मराठी बोलनी नहीं आती। इन मक्कार नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि ऐसा करने से उन्हें मराठी लोगों के वोट मिलेंगे और वे महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। राज ठाकरे तो यह कार्य करके ही विगत कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में बने हुए हैं। अब उन्होंने भाषाई जहर का इंजेक्शन फिर से उद्धव ठाकरे को लगा दिया है। भाषाई जहर के कारण ये ठाकरे बंधु महान महाराष्ट्र की महान राजनीति को जहरीली बना रहे हैं। क्या कोई साहसी मराठी इन ठाकरे बंधुओं से यह पूछने का साहस करेगा कि छत्रपति शिवाजी जिस हिंदू पद पातशाही की बात कर रहे थे, छत्रपति संभाजी ने जिस हिंदुत्व के लिए अपने शरीर के टुकड़े करवा दिए, उस हिंदुत्व की आत्मा तो हिंदी भाषा ही है, फिर हिंदी का विरोध क्यों? क्या देश के अन्य प्रांतों में मराठी भाषी लोग नहीं रहते? क्या उन्हें दूसरे प्रांतों के लोग मारते पीटते हैं? क्या कोई मराठी भाषी लड़का हिंदी और अंग्रेजी पढ़े बिना इंजीनियर या डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है? कोई मराठी भाषी व्यक्ति बंगाल में जाकर मराठी बोलेगा या हिंदी अथवा अंग्रेजी, क्योंकि बंगाली तो वह बोल नहीं सकता और उसकी मराठी बंगाल के लोग समझेंगे नहीं। क्या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने केवल मराठी भाषा में गायन करके देश विदेश में अपनी पहचान बनाई थी? क्या मराठी भाषी लोग संस्कृत और हिंदी जाने बिना वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों को समझ सकते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण ने मराठी भाषा में गीता का उपदेश दिया था? क्या संस्कृत के श्लोक बोले बिना किसी भी देवता की पूजा की जा सकती है? क्या संस्कृत के श्लोकों के बिना कोई यज्ञ हवन हो सकता है? फिर अमराठी भाषियों के साथ यह बदतमीजी और हिंसा क्यों? क्या महाराणा प्रताप मराठी भाषियों के लिए गौरव का विषय नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह यदि आज महाराष्ट्र में रहते तो उनका भी ऐसा ही अपमान किया जाता? क्या सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने केवल बंगाल को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी दी थी? क्या गुजराती भाषी नरेंद्र मोदी केवल गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र के नहीं हैं? क्या महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं बोलते? क्या वे अंग्रेजी और हिंदी सीखे बिना अपना पेट भर सकते हैं? समाज में एक वर्ग हमेशा ऐसा मौजूद रहता है जो अराजकवादी तत्वों के साथ जुड़ने के लिए तत्पर होता है। इसीलिए मक्कार नेता क्षेत्रीयता, भाषाई संकीर्णता और मजहबी वैमनस्य को अपनी जहरीली राजनीति का आधार बनाते हैं। इस कारण लोग अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को भूलकर इस विषैली राजनीति के जाल में फंस जाते हैं। जब ये मक्कार नेता अपनी विशैली राजनीति का घिनौना खेल खेल रहे होते हैं, तब समाज का सभ्य, सुसंस्कृत और शांत वर्ग यह कहकर स्वयं को समझाता है कि इन ऊंचे लोगों के मुंह कौन लगे, और कभी भी इन मक्कार नेताओं का विरोध नहीं करता। इस कारण समाज में विशैली राजनीति की विषबेल फलती फूलती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि वह सभ्य, सुसंस्कृत और शांत वर्ग के लोगों के दरवाजे पर जा पहुंचती है। अब स्वयं को सभ्य समझने का नाटक करने वाले कायर लोग अपनी चुप्पी का मूल्य चुकाते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक आधार तैयार करने के लिए आज भी बहुत से क्षेत्र हैं। ठाकरे बंधु अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजकर समाज के कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, संस्कार और रोजगार जैसे क्षेत्रों में काम करके भी अपना राजनीतिक आधार सुदृढ़ कर सकते हैं।
किंतु ये लोग ऐसे सकारात्मक और रचनात्मक कार्य कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन मक्कार नेताओं को पता है कि इस प्रकार की राजनीति के परिणाम धीरे धीरे साकार होते हैं और समाज में सदा फलने फूलने वाला अराजक तत्व बड़ी कठिनाई से अच्छे लोगों की अच्छाई को समझ पाता है। अब यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सुसभ्य, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत समाज पर है कि वे अपने प्रदेश में हो रही भाषाई राजनीति के जहर को समाप्त करें। ऐसे नेताओं को कभी न चुनें जो अपनी राजनीति को भारत माता के चरणों में की जाने वाली सेवा से न जोड़कर किसी ओछे एजेंडे की राजनीति चलाते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।